तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम सभी बातें करने वाले हैं कि आपको क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक और कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि पीआईसी से रिलेटेड हम और वीडियो लाए तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट 1000 रखता हूँ, 500 कॉमेंट का अगर ये पूरा होता है तो हम और चीज आपके लिए लेके आएंगे। आप सभी को पता है कि मैथ का किस लेवल पे हमने यूट्यूब पे भी ऑलरेडी पूरे लेक्चर्स डाले। जो बच्चे हमारे ऐप पे पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया, आप सभी को पता है। अब बात है पीआईसी की, और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कमेंट जरूर करके बताओ कि बाकी जो स्टूडेंट उनके कौन कौन से एग्जाम्स और बाकी है और वो एग्जाम्स किस दिन है, प्लीज कमेंट जरूर करना। अब लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं क्योंकि आप सभी का 15 को एग्जाम है। हाँ, एक चीज स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो एक हेडफोन में एक साइड आवाज आपको नहीं आ रहा होगा, दूसरे साइड आ रहा होगा। तो गाइस हमारे सीपीयू में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। हम अगर अभी भेजेंगे बनाने के लिए तो बहुत सारे भी एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। एचपीयू का एग्जाम आने वाला है, मुंबई का एग्जाम आने वाला है, बाटू का एग्जाम आने वाला है और डिप्लोमा वाले बच्चों का एग्जाम चल ही रहा है। इसीलिए हम चाहते नहीं कि अगर 5-6 घंटा भी दूर जाएगा तो जो चीजें हम भेजना चाहेंगे बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना सह लो। हेडफोन अगर एक हेडफोन लगा के सुनाई दे रहा तो ठीक है, नहीं तो आप हेडफोन निकाल के सुनाई दो। अगर निकाल के यूज करोगे तो पूरे फोन के स्पीकर से वो चीजें सुनाई देगी और 2-4 दिनों में हम उसको ठीक भी कर देंगे। अब लास्ट 2 डेज पीआईसी प्रोग्रामिंग इन सी। देखो गाइस, ये जो अपना पीआईसी का जो पेपर रिटर्न पेपर आ रहा है वो प्रोग्रामिंग, ऑल्गोरिदम और थ्योरी इस बेसिस पे है। सबसे ज्यादा अगर इसमें पूछा जाता है तो प्रोग्रामिंग का जो वेटेज होता है सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि देखो गाइस, अभी तक ये बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये पहली बार पेपर हो रहा है। ये जो के स्कीम का पेपर पहली बार आ रहा है और ये जो पुराना आई स्कीम का पेपर था, अगर हम थोड़ा बहुत उससे कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलता है कि प्रोग्रामिंग का वेटेज ज्यादा होता है। कुछ चीजें हम आपको और बताना चाहेंगे कि देखो, ये अगर मैं बताऊं, पीआईसी आप सभी को पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट पीआईसी है। एक चीज और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों का कितना परसेंट स्टडी हो गया है, 0%, 10%, 20%, 30%, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हम बच्चों के लिए और क्या चीजें लेके आए। तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना। अब बात करते थोड़ा नीचे नीचे आ जाए तो अगर देखो टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, बेसिस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पॉइंटर्स। देखो गाइस, आप सभी को निराली पब्लिकेशन का जो बुक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूं, तो बताऊंगा निराली पब्लिकेशन का जो बुक है वो एमएसबीटी के लिए सबसे बेटर होता है। आप उसके अंदर जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे, जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म होता है लास्ट में आपको ये दिया रहेगा कि ये क्वेश्चन 2017 में, 18 में, 16 में, 19 में आया। अब बोलोगे सर ये तो हमारा केस स्कीम चेंज हो गया। अरे भाई चेंज हुआ है बट बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीजें भाई वैसे के वैसा ही है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, और जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है उससे रिलेटेड चीजें अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना जो टॉपिक है, इतने जो टॉपिक है, अगर इससे रिलेटेड चीजें आपको आ रही है तो भाई आपके बल्ले बल्ले। देन अगर सेकेंड यूनिट अगर आप बोलोगे तो ये पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपका जो टेलीग्राम है या तो हमने स्पेशल जो आपका व्हाट्सअप बनाया है, अगर आप इसके लिए कमेंट करते हो, देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर भी इतने जो टॉपिक है इससे रिलेटेड चीजें अगर आपको आ रही है तो भाई आपके बल्ले बल्ले। देन एरे स्ट्रक्चर के अंदर इतने टॉपिक्स अगर वो आपको आ रहे हैं तो भाई बल्ले बल्ले। अगर इससे भी हटके आपको कुछ करना है तो भाई सिंपल सा निराली पब्लिकेशन का बुक ले लो। लास्ट पेज पे आपको सभी चीजें दी है, कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है बस उसको ही एनालाइज करना है और उसकी चीजों को आप प्रैक्टिस करना है। अगर देखो देखो पास होना ना यार अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि पासिंग के लिए अगर रिटर्न पेपर की बात करूं तो 70 में से 28 मार्क्स चाहिए था। पहले ये चीज बहुत ज्यादा डेंजर था, बहुत ज्यादा डेंजर था। क्योंकि जैसे पहले 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा रहता था कि जो 12 का रिटर्न पेपर है उसमें मार्क्स निकालना कंपलसरी होता था, प्रैक्टिकल में मार्क्स निकालना कंपलसरी होता था। उस समय देखा गया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे, फिर कंबाइंड रूल लाया गया। उसी तरह से सेम चीज के स्कीम में भी चीजें लाई गई है कि प्रैक्टिकल एंड रिटर्न दोनों मिला के अगर आपका पासिंग मार्क्स हो रहा है तो भाई आप पास हो। पहले ऐसा नहीं रहता था, पहले था कि रिटर्न में कंपलसरी चाहिए, देन प्रैक्टिकल में कंपलसरी चाहिए, दोनों ऐड करके अगर आप पास होते हो तो आप पास थे। बट अभी ऐसा नहीं कि रिटर्न और प्रैक्टिकल दोनों मिला के पासिंग मार्क्स बनेगा तो भी आप पास हो जाओगे। तो पास होना बहुत ज्यादा आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। वैसे पूरे अगर मार्क्स की बात करूं 225 मार्क्स का होगा, बट अगर हम रिटर्न एंड प्रैक्टिकल की बात करें तो रिटर्न एंड प्रैक्टिकल टोटल मिला के 100 मार्क्स, 70 + 30। ओके, अब गाइज यहाँ अगर हर फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो टोटल 12 मार्क्स का है।
सेकेंड यूनिट की बात करूँ टोटल 16 मार्क्स का, थर्ड यूनिट की बात करूँ तो 16 मार्क्स का, देन फोर्थ यूनिट की बात करूँ टोटल 14 मार्क्स, आंदर्स के लास्ट यूनिट की बात करूँ 12 मार्क्स। अगर गाइस इसमें से कोई 3 यूनिट भी करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने कुछ भी देखो, हर टाइम पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज होना चाहिए, हर टाइम पढ़ने का तरीका अलग। स्टार्टिंग में हमें पूरी चीजें पढ़नी चाहिए, बट अगर लास्ट तक अब ऐसे स्टूडेंट हो आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो भाई एटलीस्ट कम से कम पहला अपना क्राइटेरिया ये हो जाना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पूरा का पूरा आपको मार्क्स दिख रहा है। अब इसमें से ये डिसाइड करना है, देखो हर स्टूडेंट वाइज उनको कोई किसी को ये यूनिट अच्छा लगता है, किसी को ये यूनिट अच्छा लगता है, तो कोई इसमें से 3 यूनिट पहले पसंद कर लो, उन 3 यूनिट को खत्म कर लो। और आज भी टारगेट अगर आप बनाओगे कि आज 2, कल 2, आज 13 है 14, आप परसों तो आपको करना ही है, तो आज मान लो अगर आप करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आज 3 कर लो, कल 2 करो, क्योंकि कल आपको रिवीजन भी करना है, इसलिए आज आपका टारगेट 3 का होना ही चाहिए और कल 2 का। अब बोलोगे सर पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा होना पॉसिबल नहीं है अभी, इससे अच्छा, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग का भी आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझाता हूं कि हर यूनिट के निराली पब्लिकेशन में दिया हुआ है, आपको क्या करना है उन्हीं चीजों को फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट में जो दिया है उससे रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 3 यूनिट आपका होना चाहिए। बट अगर आप ऐसा टारगेट बनाते हो कि आज 3 यूनिट, कल 2 यूनिट, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 5 यूनिट, इस तरह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 3 यूनिट टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखो गाइस मैं बताना चाहूंगा, कंबाइंड रूल के स्कीम में भी आने के बाद पास होना बहुत ज्यादा आसान हो गया, बट उसको भी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, पेपर देने चले जा रहे हो, कुछ भी आपने ट्राई भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं किया और ऐसे ही डायरेक्ट चले गए, तो भाई कहां से पास होगे। समझ, एटलीस्ट ट्राई तो करो, थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी लर्न करो। एटलीस्ट 3 मतलब 5 के 5 में जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे ना उनको कर लो, और वो लिखा हुआ है निराई पब्लिकेशन में, लिखा हुआ है, आपको सब मिल जाएगा कि पिछले 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादा पूछे गए, और वो आप कर लोगे थ्योरी के क्वेश्चन, तो भाई वहां भी हर सब्जेक्ट, हर यूनिट के थ्योरी क्वेश्चन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह की आपकी प्लानिंग है तो भाई आराम से पीआईसी निकल जाएगा। मुझे पता है, देखो ये आपका कोर फील्ड है, बहुत सारे बच्चे तो जो दूसरे फील्ड के बच्चे होते वो भी जाके आगे प्रोग्रामिंग करते हैं, सीखते हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि यही आपका प्यार है और इसी को आपको पाना है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट पहले से ही होना चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे इधर टीचर्स नहीं है, सर मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें है। बट भाई मैं बोलूंगा एक्सक्यूज, ये सब एक्सक्यूज में काउंट होगा, क्योंकि एट द लास्ट लॉस आपका ही। आपको कैसे न कैसे नंबर ऑफ सोर्सेस ढूंढ के आपको पढ़ के स्कोर करके निकलना ही पड़ेगा, और इसका एक अच्छा खासा आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये आपका कोर फील्ड है। समझ में आ रहा है? ये आपका सब्जेक्ट अच्छा होना तो होना ही चाहिए, बट अब जाने दो, जो हो गया अपने पास, जो टाइम है उसमें अपने सब्जेक्ट को निकालना है, तो जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करके अपने ये सब्जेक्ट को निकाल लेना है कैसे न कैसे करके। प्लीज कमेंट करो कि आपको और क्या चाहिए, तो जो चीजें हमारे से हो पाएगा वो चीजें हम आप तक भेजेंगे। मैं बताना चाहूंगा पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने बहुत सारे टीचर्स को इस सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट ये मतलब ये टीचर जो सब्जेक्ट कंडक्ट करते थे, लेते थे, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। बट मैं बताना चाहूंगा कि हम टीचर्स को किस वाइज चूज करते हैं, एक उनके प्रेजेंटेशन वाइज, क्योंकि अगर वो पढ़ा रहे बट वो जो जिस तरह से पढ़ा रहे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी टीचिंग भाई क्या ही बोलूं। दूसरा हम ये कि नॉलेज वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज दोनों का कॉम्बिनेशन पे हम टीचर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं बहुत मतलब वो समझ लो बहुत नेक्स्ट लेवल का, उसके अंदर टैलेंट है उनका, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बट वो जो पढ़ा रहे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी एक टैलेंट है, वो भी एक स्किल्स है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ऑन द स्पॉट समझ जाए, तो वो स्किल्स बहुत कम टीचर्स में बहुत हाई लेवल पर पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी वाइज हम लोग इसलिए 3-4 दिनों में हमें उस लेवल के टीचर्स नहीं मिले इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए मैंने फाइनली सोचा कि जो चीजें हमसे हो पाएगी वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।